नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। तो वहीं बात करेंगे पंजाब की खबरों की शुरुआत भी पंजाब से कर लेते हैं। पंजाब में भगवंत मान सरकार के कार्यकाल का आज 1 महीना पूरा हो गया है। इसी के साथ मान सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए 1 जुलाई से घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी है। वहीं सीएम भगवंत मान ने यह भी बता दिया है कि किसे और कितनी बिजली मुफ्त दी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं पंजाब में किसे कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी, चलिए सुनिए। दरअसल मुख्यमंत्री मान ने शनिवार को कहा कि जुलाई 2022 से पंजाब के सभी परिवारों को 300 यूनिट प्रति महीना बिजली मुफ्त मिलेगी। बीसी बीपीएस स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती थी, अब उन्हें भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि ऐसे परिवार जो 2 महीने में 600 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं, जैसे 640 यूनिट, तो उन्हें केवल 40 या 45 यूनिट के लिए भुगतान करना होगा। यानी खपत की गई पूरे 640 यूनिट के बिजली बिल का भुगतान अब नहीं करना होगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेशवासियों को एक और तोहफा देते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट तक बिजली लोड करने वाले परिवारों के 31 दिसंबर 2021 तक के पुराने बिजली बिलों को माफ कर दिया है। गौरतलब है कि बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक वादा हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना भी था, जिसे मान सरकार ने सत्ता पर काबिज होने के बाद पूरा कर दिया है। मुस्लिम समुदाय में रमजान उल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए बेहद ही रहमतों और बरकतों वाला माना जाता है। वैसे तो रमजान पाक मुबारक महीने में रोजेदार पूरे महीने रात और दिन इबादत करते हैं, लेकिन रमजान में जुम्मे दिन के दिन की अलग ही अहमियत है। माह रमजान के दूसरे अशरे के दूसरे जुम्मे में मुरादाबाद की अलग अलग मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की गई। साथ ही रमजान के दूसरे जुम्मे पर शहर की जामा मस्जिद में भी जुम्मे की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद में सुबह से ही रोजेदार आना शुरू हो गए। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। इसके साथ ही नायब इमाम शहर मुफ्ती फहद अली ने कहा कि रमजान उल मुबारक के महीने का दूसरा अशरा चल रहा है। रोजेदारों को चाहिए कि वह रोजा रखकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि रोजेदार ज़कात के जरिए गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें। रमजान के महीने में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात निकालें। ज़कात का हक सबसे पहले गरीब और बेसहारा लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद में जामा मस्जिद के साथ साथ पूरे शहर की मस्जिदों में बहुत अच्छे माहौल में, खुशी के माहौल में रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा अदा किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। नमाज के बाद दुआ की गई है कि अपने गुनाहों से माफ़ी की और रमज़ानुल मुबारक में जो हमने इबादतें की हैं, रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। इसके साथ मुल्क के अंदर भाईचारा, अमन चैन और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई है। बीमारों की सेहत के लिए और जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। ज़कात अल्लाह ताला ने साहिब माल पर ज़कात फ़र्ज़ की है। यानी जो शख्स 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत का मालिक हो, यानी इसमें से जो चीज़ भी उसके पास मौजूद हो, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास आज की डेट में 44,000 रुपये मौजूद हैं, या तो वो 44,000 रुपये सोने की शक्ल में हो या चांदी की शक्ल में हो या कैश में हो, और उस पर साल गुजर गया हो, तो वो शख्स उसमें से 2.5% ज़कात अदा करे। शहर से यही अपील है कि अच्छा माहौल बनाए रखें, अफवाहों पे ध्यान न दें, इबादत में लगे रहें। ये इबादत का महीना है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा शनिवार को उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गई जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। पीटीआई नेताओं के हमले में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजरी को चोटें आई हैं। फिलहाल उनको आई चोटों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि पीटीआई के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारे, उनके बाल खींचे, स्पीकर को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी सदन की अध्यक्षता करने आए तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विधायकों ने उनके साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पीटीआई के विधायकों ने उन पर लोटा फेंके। इस दौरान वहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे। पंजाब असेंबली का सत्र सुबह 11:30 बजे शुरू होना था, लेकिन पीटीआई के सदस्यों की गैर मौजूदगी का कारण स्थगित हो गया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है। यूपी के प्रयागराज के गंगा पार नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में शुक्रवार की रात एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनकी 3 बेटियां शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में ही एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में राहुल तिवारी, उनकी पत्नी प्रीति तिवारी और 3 बेटियां माही, पीहू, कुहू शामिल हैं। वहीं मृतक राहुल तिवारी ने अपने सुसाइड नोट में 11 लोगों का जिक्र किया है। बेहद ही चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है। ये सभी लोग उसकी ससुराल पक्ष के हैं और पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एसएसपी ने बताया कि शनिवार सुबह 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। इस सूचना पर वह तत्काल पुलिस की टीम, श्वान दस्ता, फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां घर के मुखिया राहुल तिवारी का शव साड़ी के फंदे से लटका हुआ मिला तथा उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल ने आत्महत्या की है। इसके साथ एसएसपी ने बताया कि राहुल के अलावा परिवार के अन्य 4 सदस्य, राहुल की पत्नी और 3 बेटियों के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। इससे उनकी हत्या किए जाने का संकेत मिलता है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से घटना की जांच करेगी। एसएसपी ने बताया कि मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के लिए 7 टीम का गठन किया गया है। राहुल की बहन बहनोई घटनास्थल पर पहुंचे हैं। साथ ही बताया है कि राहुल का ससुराल पक्ष से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष के 11 लोगों का जिक्र किया गया है। बहरहाल नवाबगंज इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में सुसाइड नोट सामने आया है। मृतक राहुल तिवारी ने अपने सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष के 11 लोगों का जिक्र किया। इसके साथ उसने सभी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जिन 11 लोगों का नाम लिखा हुआ है उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मृतक ने अपने दोनों सगे सालों और उनकी पत्नियों के नाम का जिक्र किया है। इसके साथ ही ससुराल के 7 अन्य लोगों का भी नाम लिखा गया है। मृतक राहुल तिवारी ने इन सभी पर डराने, धमकाने व मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप लगाया। सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष के लोगों पर 4 पहिया वाहन से आकर धमकाने का भी आरोप है और इसके साथ ही पुलिस अपनी विवेचना में इन लोगों का नाम शामिल कर सकती है। वहीं 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि बचे 7 लोगों का नाम विवेचना में जोड़ा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक मृतक राहुल तिवारी ने कई लोगों से कर्ज भी ले रखा था और इनका संबंध कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर से है। कर्ज चुकता न कर पाने पर कर्जदार भी उस पर दबाव बना रहे थे। वहीं एडीजी प्रेम प्रकाश ने 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में लिखने और कर्ज लेने के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में तमाम पहलुओं पर जाँच की जाएगी। वहीं नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। इसके बाद सभी से पूछताछ की जाएगी और जानकारी के मुताबिक सुमन सरोज नाम की 8 साल की पड़ोस की बच्ची सबसे पहले मृतक परिवार के घर गई थी। दरअसल वह पीहू की दोस्त थी। सुमन और पीहू रोजाना सुबह शाम दोनों साथ खेला करती थी, लेकिन जब वह सुबह नहीं आई तो वह उसके घर पहुंच गई। सुमन सरोज के मुताबिक घर का दरवाजा खुला हुआ था। इस दौरान चैनल गेट पर ना तो ताला लगा था और ना ही चैनल बंद था। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले आंगन में राहुल तिवारी का फंदे से लटकता हुआ शव देखा। इसके बाद वे वहां से डरकर भाग निकली और पूरा मामला अपने पिता समेत अन्य लोगों को बताया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कार्यवाही लगातार जारी है। एक ही सूचना थी कि एक परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। उसमें मैंने आपको ब्रीफ किया था सारे घटनाक्रम को।
इसमें एक डेवलपमेंट है। इसमें हमारी टीमें लगातार, जैसा मैंने बताया था, पूरे मौका मुआयना कर रही थी, घर की एक एक चीज़ें देख रही थी। और वहाँ पे जहाँ पे इनकी बॉडी लटकी हुई पाई गई थी राहुल तिवारी की, वहीं पे एक 2 पन्नों का एक नोट हमें मिला है। 2 पन्ने कागज़ मिले हैं, उस पर लिखा हुआ है। उस चीज़ को भी हम गहराई से पड़ताल करेंगे, हैंड राइटिंग मिलान करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये मृतक के द्वारा ही लिखा हुआ है, राहुल तिवारी के द्वारा क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? उनके परिजनों ने भी बताया कि उन्हीं की हैंड राइटिंग लग रही है। इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए हम इसको FSL भेज करके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसका मिलान कराएंगे और तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्या लिखना चाह रहे हैं इसमें परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसके अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा था। इनके 2 साले हैं जो तहरीर में नामजद किए गए हैं। एक का नाम पिंटू है, दूसरे का नाम चंद्रशेखर है, और इनके 2 अन्य साथी, ये 4 लोग मिलकर काफ़ी उत्पीड़न करते थे। और पिछले साल जुलाई में 2021 में इनके काफ़ी झगड़ा हुआ था, और उसके बाद मृतक राहुल तिवारी का जो प्लॉट था, जो इनका मकान था, कुछ खेत था, उस पर ससुराल पक्ष वालों ने कब्जा कर लिया था। तो ससुराल पक्ष वालों का काफ़ी दखल सामने आया है, उससे ये काफ़ी परेशान थे। और जो 2 पन्ने का इनका नोट मिला है उसको मैं सुसाइड नोट अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक हैंड राइटिंग में मिलान नहीं कर लूँ मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूँ। हैंड राइटिंग, हालांकि इनके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, लेकिन उसका हम मिलान कराएंगे पहले प्रामाणिक तौर पे, तब हम आपको अवगत। हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो 2 पन्नों का नोट है उसमें कुछ बातें हैं। ये एंगल है जांच का, ये एंगल है। और जो तहरीर है उसमें भी एक 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें से कुछ लोग कॉमन भी हैं, उस नोट में भी उनके नाम है और तहरीर में भी हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर के हम शाम तक आपको पूरा डेवलपमेंट से अवगत करा देंगे। पर हमारी टीम ने एक अहम सफलता इसको मानूंगा कि जो 2 पन्ने का नोट मिला है और जिसके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, नोट ये उसी मिलान के बाद स्पष्ट किया जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है अभी तक की। ये उसी कमरे से बरामद हुआ है जिस जगह घटना हुई है, जहाँ पे वो लटकते हुए पाए गए थे साड़ी के फंदे के सहारे, वहीं के पास में जंगले के पास ही बरामद किया। घिरोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी विभाग ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती से एक दिन पूर्व कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम कस्बे के मुख्य मार्ग स्थित प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजी प्रथम पर आयोजित हुआ। अतिथियों ने बाबा साहेब और भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी मुनिंदर सिंह ने कहा कि आज जो भी हम सबको अधिकार मिले हैं वह बाबा साहब की ही देन है। उनकी दूरदर्शी सोच में राष्ट्र उत्थान सर्वोपरि था। विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी पहलवान सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया, जिससे शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके और लड़ सके। विद्यार्थी विभाग नगर बौद्धिक प्रमुख जतिन जैन ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम नाहिली निवासी तारा सिंह ने की। विद्यार्थी विभाग नगर कार्यवाहक स्वप्निल जैन ने आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही विद्यार्थी विभाग के युवाओं ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और उपस्थित सभी बच्चों को बिस्किट के पैकेट और पुस्तकें वितरित की। सेव वर्ल्ड सेव नेचर के तहत युवाओं ने अध्यापकों को पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए पात्र भी भेंट किया और इस अभियान में समर्थन सहयोग का निवेदन किया। इस अवसर पर शहर जिला बौद्धिक प्रमुख सत्यवीर शर्मा, नगर कार्यवाहक शिवम गर्भ, संकुल प्रभारी राजेश यादव, प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार, अध्यापक भूपेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। हरियाणा में इस समय एक ही बात की चर्चा है, वो है जश हत्याकांड। आपको बता दें, जश हत्याकांड को लेकर पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेडिकल बोर्ड की जो बात सामने आई है अभी इसको निगरानी में रखा जाए, बाकी फाइनल रिपोर्ट कुछ समय बाद दी जाएगी और इसमें एक डिटेल रिपोर्ट लेंगे ताकि हमें उसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। ये कहना है गंगाराम पुनिया का। जिसके सिर पर थोड़ी चोट पाई गई थी, बाकी शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं मिले थे और ना ही तांत्रिक विद्या का इसमें कोई हाथ है। और क्या कुछ जानकारी दी है एसपी गंगाराम पुनिया ने, आइए देखते हैं। ये एक टीन सेट से बरामद हुई थी। उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में हमने जांच आगे बढ़ाई। पहले जिन व्यक्तियों पर आशंका जाहिर की गई थी उनको भी शामिल जांच किया गया। दिनांक 9 अप्रैल 2022 को इस मामले में हमने अंजलि नामक आरोपी की पहली गिरफ्तारी करी थी। इसके बाद में 2 और आरोपियों को हमने
13 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको पुलिस रिमांड के बाद में माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशियल अभी कस्टडी में भेज दिया गया है। तो किस तरह से सर खुलासा हुआ? काफ़ी प्रेशर था पुलिस के ऊपर, प्रदर्शन भी हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस मामले में जिला पुलिस ने पहले दिन से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि मामले की जो जांच है बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित हो। हमने इस मामले में एक SIT का गठन भी किया था, जिसका नेतृत्व ASP इंद्री हिमाद्री कौशिक IPS कर रही थी, और साथ में CIA की टीमें भी इसमें इंक्लूड थी। हमने जितने भी मौके से काफ़ी सारे साक्ष्य बरामद किए हैं, जो कि आरोपी से जो पूछताछ हुई है उससे मेल खाते हैं। कुछ हमें FSL की रिपोर्ट प्राप्त भी हो चुकी है, और जो जांच में बात सामने आई है वो FSL रिपोर्ट से उनकी पुष्टि भी हो रही है। किस तरह से खुलासा हुआ सर, किस चीज़ से हत्या की गई है इसकी? देखिए, जो जांच के दौरान सामने आया है, जो चार्जर की जो केबल है उससे हत्या की गई है, और इस संबंध में डॉक्टर की ओपिनियन भी प्राप्त की जा चुकी है। तो सर क्या बार बार भी मानसिक रूप से परेशान थी, वो बार बार कभी कई तरह की दवाई ले रही थी, उसमें क्या निकला सर? देखिए, इस संबंध में हमने जो उनके घर से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं, और जिन जिन हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चला है वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन करवाया है। उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट वो एक काफ़ी दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद में देंगे। किसी की हत्या के बाद बड़े सवाल होते हैं कि हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की, लेकिन तीनों के जवाब अभी पूरे नहीं हैं जी। क्योंकि पीड़ित परिवार अभी आरोप लगा रहा है कि सिर्फ 3 महिलाएं इसमें शामिल नहीं हैं, हत्या की वजह जो है वो सामने नहीं आई है। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि जांच पूरी होगी? देखिए, मैंने भी कहा कि जांच अभी मामला जो है वो अनुसंधानाधीन है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में प्राप्त हो गई, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में प्राप्त हो जाएगी, तब हमने जो भी अभी तक इस मामले में जो जांच की है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। इस मामले में अभी तक ये स्पष्ट है कि अंजलि नाम के आरोपी ने हत्या की है, और उसने बाद में डेड बॉडी बैग में डाल करके दूसरे की छत पर रखा है। जो धनवंती और स्वर्णदेव नाम की जो आरोपी है, उन्होंने बॉडी वहाँ से उठा करके दूसरे के टीन शेड पर फेंक दी। तो अभी तक मामले में 3 आरोपी की भूमिका स्पष्ट हुई है, और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला फिर भी अभी अनुसंधानाधीन है, कुछ और रिपोर्टें प्राप्त होने बकाया है, और उसके बाद मामला हम जांच हमारी तरफ से कंक्लूड कर देंगे। हत्या की उस दिन सुसाइड करने का प्रयास किया, उसके बाद देखिए बात सामने आई है, और कुछ जो चैटिंग है, व्हाट्सएप की चैटिंग, जिसमें भी उसने अपने ऑडियो रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्डिंग से कुछ कह रखा है कि मैं इस टाइम में बहुत डिस्ट्रेस में हूँ। अपने पति को भी, और साथ में किसी और को भी चैटिंग कर रखी है, जिसमें उसने ये कह रखा है कि मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूँ। अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी भेज रखी है, वॉइस रिकॉर्डिंग। भ्रांतियां फैली कई तरह की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग तरह की तांत्रिक विद्यालय को लेकर देखिए, इस मामले में जो भ्रांतियां या जो ऐसे निराधार खबरें फैलाई गई, वो बिल्कुल दस्तावेजों से, जो हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। पहले ये भ्रांति फैलाई गई कि जो बच्चे की हत्या है वो लगभग 8 घंटे का पहले की गई है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार क्लियर है कि बच्चे की जो हत्या है वो लगभग 24 घंटे का उसमें समय दिया गया है। दूसरी ये भ्रांति फैलाई गई कि बच्चे के शरीर पे काफ़ी सारी इंजरीज है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंजरीज है, वो भी बिल्कुल गलत है। शरीर पे केवल एक इंजरी है, और साथ ही जो हत्या है वो गला घोट करके की गई है। जेल में सर किस तरह रहेगा सुरक्षा के लिए जज के आरोपी हैं जेल में सुरक्षा? देखिए, हमने जो वहाँ के जेल अधीक्षक है उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खास तौर पे जो अंजलि नाम की आरोपी है उस पर विशेष निगरानी रखी जाए। सर, गांव में किस तरह का माहौल है? जिस तरह बात आ रही थी परिवार के रजेश की बहिष्कार की, तो उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित की? देखिए, कोई भी पक्ष हो, किसी भी पक्ष की जो सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का वैधानिक दायित्व है, वो हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गांव में भी अमन शांति बनी रहे। वहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो भी हमारे संपर्क में है। उन्होंने एक 10 व्यक्ति की कमेटी बनाई थी, वो भी हमारे संपर्क में है। यदि उनके किसी प्रकार के और भी डाउट्स होंगे तो वो भी जिला जो जाँच इकाई है हमारी, वो क्लियर करने की कोशिश करेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि 1 जुलाई से हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हमने अपनी दी हुई गारंटी पूरी कर दी है। इसके साथ ही कहा कि पंजाब की जनता को भी दी गई बाकी गारंटियां हम एक एक करके पूरा करेंगे। दरअसल ये कहना है केजरीवाल का। क्या कुछ जानकारी केजरीवाल ने दी है पंजाब को लेकर, आइए जानते हैं। सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने एक शानदार ऐलान किया है। जैसे दिल्ली में बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, ऐसे ही 1 जुलाई से पंजाब में भी पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी चालू होगी। पंजाब के लोग इतने खुश हैं, सुबह से जब से मान साहब ने ऐलान किया है मेरे पास इतने फ़ोन आ चुके हैं लोगों के कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब हमने गारंटी दी थी चुनाव के दौरान कि हम बिजली फ्री करेंगे, सारी पार्टियां कहती थी अरे खजाना खाली है, ये हो नहीं सकता, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखो हमने करके दिखा दिया।
हम बार बार कहते थे ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमने एक ही महीना हुआ है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। ये पार्टियां पूरी तरह से पंजाब को लूट के जा चुकी हैं। खजाना बिल्कुल खाली था, लेकिन मैंने कहा था कि नीयत की ज़रूरत है, अच्छी नीयत की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता था कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, मान साहब ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हम ईमानदार सरकार देंगे। और देखो, एक ही महीने के अंदर हमने पाई पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा ऐलान कर दिया। हम पैसे नहीं खाते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। जब नई नई सरकार बनी पंजाब में, ये जितने माफिया थे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े जो लूट रहे थे पंजाब को, इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया। मेरे को, मान साहब को, हमारे मंत्रियों को, हमारे एमएलएज को, पार्टी के लोगों को कि जी बताओ आपके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, किसको देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है। सबको हमने कहा ईमानदारी से काम करो, नहीं तो जेल भेज देंगे। सारे सब ठीक हो गया। और देखो, एक महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए और कुछ उनके पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा। डीबी न्यूज़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीबी न्यूज़।